चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी बुक का, और पेज नंबर है आपकी बुक का 47। ठीक है, अपनी बुक्स पास रखें। आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सारा क्वेश्चन मैं आपको पहले डिटेल में समझाऊंगा, जो हमारा तरीका होता है। एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, फिर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। कह रहे हैं महमूद कीप्स हिज बुक बाय सिंगल एंट्री एंड डिजायर यू टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 30th सितंबर 2017। अंडरलाइन करने वाली बात क्या है कि इसका ईयर 30th सितंबर 2017 को एंड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है 1 अक्टूबर 2016 को इसका ईयर स्टार्ट हुआ होगा। फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का होता है, तो 1 अक्टूबर 2016 को इसका ईयर स्टार्ट हुआ और 30 सितंबर 2017 में ईयर क्लोज हुआ। टुगेदर विद द बैलेंस शीट, आपने साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। एज ऑन दैट डेट, हमने इसी दिन की लास्ट डेट की बैलेंस शीट। अपॉन द एनालिसिस ऑफ कैश बुक, अंडरलाइन करें कैश बुक आपको दी हुई है। कैश बुक में अगेन रिसीट एंड पेमेंट साइड होती है। आपने कुछ अमाउंट रिसीव की और कुछ लोगों को पे किया, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डिटेल आपको कैश बुक की फॉर्म में उसने आपको दे दी। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, फाइंड यू द फॉलोइंग। कैश बुक की डिटेल आपको दी हुई है। बेटा आप लोग देखें, आपके ना जो रिसीट साइट है इस पर लिखा नहीं है रिसीट एंड पेमेंट, लेकिन ये लिखा हुआ है रिसीट फ्रॉम डेटर्स। रिसीट फ्रॉम डेटर्स का मतलब है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। रिसीट का मतलब होता है पैसे लेना। ठीक है, रिसीट का मतलब क्या होता है, किसी से पैसे लेना, और पेमेंट का मतलब होता है किसी को पैसे देना। ठीक है, तो रिसीट का मतलब है, रिसीट फ्रॉम डेटर्स मीन आपने डेटर्स से पैसे रिसीव किए। ये आप कहाँ लिखते थे, आप सबको अब याद होना चाहिए। हम क्रेडिट सेल्स फाइंड करते हुए क्रेडिटर्स वाले डेटर्स वाले फार्मूला में हम इसको पुट करते थे। ठीक है, यानी डेटर्स अकाउंट में ये जाएंगे। फिर है रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स, ये आपको कैश सेल्स दे दी, तो उन लोगों ने दो ट्रांजेक्शन से पैसे लिए, एक डेटर से पैसे लिए, दूसरा कैश सेल किया, और कैश सेल्स की उन्होंने अमाउंट रिसीव की। अब आते हैं पेमेंट साइड पर। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन 1 अक्टूबर 2016 19,500। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, हमने बैंक को पैसे देने हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है हमने बैंक से ज्यादा अमाउंट चार्ज कर ली, बैंक से हमने ज्यादा अमाउंट ले ली, एक्स्ट्रा अमाउंट हमने बैंक से एज अ लोन ली हुई है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है। मानूर आपने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा हुआ था, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आता, ये लायबिलिटी साइड पे जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और बात, आपने इसके साथ डेट देखनी है। डेट कौन सी दी हुई है? इसके साथ डेट दी हुई है 1 अक्टूबर 2016। अगर इसके साथ डेट होती 30 सितंबर 2017 क्लोजिंग, तो फिर हम इसको लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं। अब इसके साथ डेट दी हुई है 1 अक्टूबर 2016, यानी कि ये ओपनिंग है। तो आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, ओपनिंग बैलेंसेस को हम फॉरवर्ड नहीं करते अगर हमने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती तो हम इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं। इसलिए हम तो अब बना रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो ये कहीं नहीं आएगा। आप इसको इग्नोर कर दें, इसको क्रॉस कर दें। जिस तरह ओपनिंग कैश का बैलेंस हमने पिछले क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था, और क्लोजिंग कैश का बैलेंस हमने कैश इन हैंड के नाम से बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया था, इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हम कहीं नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट आपने पे किया है बैंक ओवरड्राफ्ट पे, ये आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आप इसको एक्सपेंस पे लिखोगे। ठीक है, फिर दिया हुआ है मैनेजर सैलरी, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टाफ सैलरी 24,000, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जर्नल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट से लेकर जर्नल एक्सपेंसेस तक, ये सारी चीजें आप लोग पुट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, फिर है पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एक ही बात है। ये है कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये भी फार्मूला में जाएगा। जब आप लोग क्लोजिंग आप लोग फाइंड करेंगे क्रेडिट
परचेजेस की अमाउंट फाइंड करेंगे तो आप लोग ये वहां पर लिखेंगे, ठीक है, फार्मूला में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बैलेंस विद कैशियर ऑन 30 सितंबर 2017 7,700। इसका मतलब क्या है? ये कैश इन हैंड है। आपके कैशियर के पास अभी 7,700 मौजूद है। क्या मौजूद है? कैशियर के पास क्या मौजूद हो सकता है? कैश ही मौजूद हो सकता है। और ये आप कैश बुक बना रहे हैं, आपको कैश बुक दी हुई है, तो कैश बुक का ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। His capital on 1st October 2016, 1st October 2016 मीन ओपनिंग कैपिटल 1,03,000 का आपको दिया हुआ है। फिर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 28,500। ये मैं ओपनिंग अभी डाटा पढ़ रहा हूँ, तो ये सारी चीजें ओपनिंग है। ओपनिंग डेटर्स हैं 68,000 के, फर्नीचर हैं और बिजनेस प्रीमिसेस हैं और क्रेडिटर्स हैं। अभी मानूर ने मुझसे पूछा कि बिजनेस प्रीमिसेस नहीं क्लियर हो रहे थे, ये क्या है? बेटा बिजनेस प्रीमिसेस हम बिजनेस के एरिया को कहते हैं, वो एरिया जो बिजनेस का आप यूं समझ लें कि एक होता है फ्री लैंड, ठीक है, और प्रीमिसेस हम एरिया को कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस की बिल्डिंग है और उसके साथ कोई पार्किंग का एरिया है या फिर कोई लॉन है, बहुत बड़ा सा बागीचा है, कोई भी चीज है ऐसी लैंड जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई, तो ये प्रीमिसेस एरिया को कहते हैं और ये लैंड में आता है, ठीक है। और लैंड आपका क्या है? फिक्स एसेट है, आप इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखेंगे। प्रीमिसेस का मतलब एरिया को कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो बिजनेस प्रीमिसेस बिजनेस का एरिया, ऐसा एरिया जिस पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, इन अदर वर्ड तो है तो बिजनेस का ना, तो बिजनेस की बैलेंस शीट में आएगा, आप इसको एसेट साइड पर लिखेंगे। और क्रेडिटर्स ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं। फिर आपको कहा हुआ है ऑन 30 सितंबर 2017, अब क्लोजिंग डाटा आपको दे रहे हैं। स्टॉक वाज 32,660, ये क्लोजिंग स्टॉक है। फिर क्लोजिंग डेटर्स है 92,000 के, क्लोजिंग फर्नीचर आपको दिया हुआ है, फिर क्लोजिंग प्रीमिसेस दिए हुए हैं और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 18,500 के। From the above figures, prepare final account after depreciation 5% on furniture and 10% on business premises। यहाँ पे फुल स्टॉप आपने लगाना है, ठीक है। जहां तक मैंने पढ़ा है इधर फुल स्टॉप अपनी बुक्स पे लगाएं। फ्रॉम द अबव फिगर प्रिपेयर फाइनल अकाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन 5% ऑन फर्नीचर एंड 10% ऑन बिजनेस प्रीमिसेस। रुपीस से पहले फुल स्टॉप लगाएं आप लोग, ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ पे। फिर यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और इसके बाद एक छोटा सा सेंटेंस है ₹3500 फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी आपने 3500 डाउटफुल डेट्स भी लेने हैं और डाउटफुल डेट्स आप डेटर्स पे लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको सारा समझा दिया, अब मैं सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, तो हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ओपनिंग स्टॉक। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट अब आप मुझे फाइंड करके बताएं। क्वेश्चन से देख के मैंने सारी डिटेल में, काफी डिटेल में क्वेश्चन समझा दिया। बताएं ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट क्या है? 28,500। 28,500, ठीक हो गया। फिर आपको कहीं कैश परचेजेस दी हुई थी? अगेन पहले भी जैसे हमने किया क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में भी कैश परचेजेस कहीं नहीं दी हुई, लेकिन क्रेडिट परचेजेस तो हम फाइंड कर सकते हैं। क्रेडिट परचेज पहले फाइंड कर लेते हैं। क्रेडिट परचेजेस फाइंड करने के लिए हम वर्किंग करेंगे और वर्किंग में आपको पता है क्लोजिंग क्रेडिटर्स। अब क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस कैश पेड टू क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स, हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स की अमाउंट बताएं कितनी है? क्लोजिंग डेटा से पता चलेगा। 18,500। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 18,500। 18,500, ठीक हो गया। कैश पेड टू क्रेडिटर्स आपको कैश बुक से पता चलेगा। कैश बुक की पेमेंट साइड पर आपको अमाउंट दी हुई थी, लिखा हुआ था पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स 46,000, सबको नजर आ गए, ठीक है। और ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको ओपनिंग डेटा से पता चलेगा। जी बेटा बताएं ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 26,000। ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 26,000, इनकी वर्किंग करें 26,000 ऐड करें और फिर माइनस करें और बताएं कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है। आप लोग क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस कैश पेड टू क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स ऐड करें और बताएंगे फाइनल आंसर क्या आ रहा है। 38,500।
तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया किस चीज का, क्रेडिट परचेजेस का 38,500। ये हमने क्रेडिट परचेजेस फाइंड कर ली, ठीक है। अब 38,500 को हम अपनी मेन स्टेटमेंट में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस आपको कैश में नहीं दी हुई थी, लेकिन क्रेडिट परचेजेस आपने फाइंड की 38,500। तो टोटल भी क्या आएगा जब आप इसकी वर्किंग करेंगे, तो कैश पे तो आपके पास है नहीं, तो 38,500 की अमाउंट ही फाइनल आएगी। बेटा ये देख लें एक दफा अमाउंट मैंने कैसे फाइंड की है, वर्किंग देख लें क्रेडिट परचेजेस की, उसके बाद मैं क्रेडिट सेल्स फाइंड करने जा रहा हूँ। तो एक दफा वर्किंग देख लें, अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो दोबारा से पूछ लें जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं, हम क्या फाइंड करते हैं, अब हम सेल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अब सेल्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है ऑलरेडी, आपको रिसीट साइड पे लिखा हुआ है रिसीट फ्रॉम कैश सेल्स। तो कैश सेल्स आपको दी हुई है, देखें बेटा कितनी अमाउंट है कैश सेल्स की, 48,000। 48,000 हम पुट कर देंगे। क्रेडिट सेल्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है, डेटर्स वाला फार्मूला लगा के, और क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए हम क्लोजिंग डेटर्स की अमाउंट लिखेंगे। अब बेटा बताएं क्लोजिंग डेटर्स कितनी अमाउंट के हैं, क्लोजिंग डेटा से पता चलेंगे आपको 30 सितंबर वाले। 92,000. 92,000 is the amount of closing debtors and what is the amount of cash received from debtors, ये कैश सेल्स के ऊपर लिखी हुई है 78,000, ठीक है। और आपने इसमें से माइनस करना है ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स आपको ओपनिंग डेटा से पता चलेंगे 68,000 के हैं। अब आप इनको सॉल्व करें और देखें आंसर क्या आ रहा है आपका, 102,000। 102,000 यानी 1,02,000। तो 102,000 को हम पुट करेंगे अपनी मेन स्टेटमेंट में जाकर ट्रेडिंग अकाउंट में, हम यहाँ पे 102,000 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखें कैश और क्रेडिट सेल्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएंगी, और नेट सेल्स आ रही हैं 1,50,000 की, ठीक होगी बात, समझ आ गई, दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो टोटल सेल्स और टोटल परचेजेस हमने फाइंड कर ली, कैश सेल्स और कैश परचेजेस हमें दी नहीं थी, कैश सेल्स हमें दी हुई थी, और क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स हमने फाइंड कर ली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा चलें अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में मजीद कौन सी इंफॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक मेरे सामने लिखा हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कि आप दोनों तरफ लिखते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं और दूसरा आप कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट देखें 32,660 है, ठीक है, सबको नजर आ गई। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग डाटा में 32,660, और आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में लिखेंगे 32,660, ठीक है, एसेट साइड पे शो करेंगे। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में तो डायरेक्ट एक्सपेंस और कोई भी नहीं है, बस ट्रेडिंग अकाउंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले अपनी स्टेटमेंट सारी पूरी करते हैं, अपने आंसर्स एंड में हम निकालेंगे। तो अब चलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। मैंने आपको कहा था इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट से आप स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने जरा ओडी लिख दिया, ठीक है, समझ आ गई है ना आप लोगों को, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये है 525 का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। फिर है मैनेजर सैलरी, मैनेजर को हम सैलरी दे रहे हैं 4,000. मैनेजर सैलरी कितनी अमाउंट इसको पे की, मैनेजर को 4,000, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। फिर स्टाफ सैलरी आपने पे की स्टाफ को, तो जो आपने स्टाफ को सैलरी पे की वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा 24,000, ठीक है। फिर जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जनरल एक्सपेंसेस की अमाउंट है 24,000,
275 24275 ठीक है। यहाँ सर तक पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स नहीं आएगा? बेटा ये फार्मूला में गया ना, फार्मूला में लिख दिया ना आपने, ठीक है। हाँ जी लेकिन सर। इसके बाद जो अमाउंट दी हुई है बैंक बैलेंस विद कैशियर ऑन 30 सितंबर 2017 7,700, ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगी कैश इन हैंड के नाम से, ठीक है। हम कैश इन हैंड के नाम से यहाँ पे पुट कर देंगे 7,700, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस है और आप इसके साथ शो कर लेंगे कैश इन हैंड है। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? अब रह गई है कुछ एडजस्टमेंट। जी बेटा बताएं। सर ये जो जिसने ये क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बनाना था, तो अगर लिखा ये भी लिखा हो तो इसके साथ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा? बेटा देखो उसने क्वेश्चन में आपसे क्या डिमांड की, आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में क्या कहा उसने, यहाँ पे लिखा हुआ ना फर्स्ट लाइन में, महमूद कीप हिज बुक बाय सिंगल एंट्री एंड डिजायर यू टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब आप बनाते हैं तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो बेटा जब तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, एक बात। दूसरी बात, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का कहे, मेरी बात आपने गौर से सुननी है, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का कहे और साथ ही क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहे कि ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वेश्चन का 10,000 है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो आपने पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। बात समझ आ गई? जी सर। और आप उसकी रिक्वायरमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बैलेंस ट्रांसफर होता है फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आपको नहीं पता। आपको पता हो तो आप बना सकते हैं, नहीं पता तो फिर आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक होगी मेरी बात? ठीक हो गया मेरा बेटा? बात समझ आ गई आपको? जी सर। जी अच्छा सर, जी, थैंक चलें यू। अब आगे चलते हैं। वेलकम बेटा। अच्छा आगे देखते हैं। अब हम अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं ताकि कोई चीज रह ना जाए। और बैलेंस शीट हम क्लोजिंग डेट की बना रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट की हुई है ना। बैलेंस शीट हम ओपनिंग नहीं बना रहे, क्लोजिंग बना रहे हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो क्लोजिंग डाटा हम पुट करेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग डाटा पे चलते हैं, वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। बेटा मुझे कोई लिखवाता रहे साथ साथ चीजें। जहाँ लिखा हुआ ना ऑन 30 सितंबर ये स्टॉक वाज, क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया, पीछे डेटर्स हैं, ठीक है। डेटर्स की अमाउंट बताएं कितनी है? 92,000। अच्छा 92,000। इस पर एडजस्टमेंट थी या नहीं? क्वेश्चन हमने रीड किया हुआ है ऑलरेडी, आपके सामने भी है सर। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है आपने डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन लेनी है 3500, अमाउंट कैलकुलेट करके दी हुई है। तो प्रोविजन आप यहाँ से माइनस कर देंगे, कितनी अमाउंट की है? 3500 की। तो यहाँ से प्रोविजन आप जरा लेस कर दें, शो करें इसके साथ डेटर्स लेस प्रोविजन, ठीक है। आपने पूरा लिखना है डेटर्स, इसमें से लेस आपने करनी है प्रोविजन। जब आप इसमें से लेस करेंगे तो फाइनल अमाउंट बताएं क्या आ रही है? 88,500। 88,500, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रोविजन आ गई डेटर्स की। फिर फर्नीचर है और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है। लेकिन मैं जरा ऊपर जाके ये प्रोविजन की अमाउंट पहले लिख दूं ताकि बाद में मिस ना हो जाए। बेटा जब भी आप एडजस्टमेंट करें ना तो साथ ही दोनों इफेक्ट कर दिया करें, ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी कोई चीज मिस नहीं होगी। आपको पता है एडजस्टमेंट के ड्यूअल इफेक्ट होते हैं। तो प्रोविजन ऑन डेटर्स आप साथ ही लिख दें, कितनी अमाउंट की प्रोविजन थी? 3500 की, ठीक है। अगर आप एक एडजस्टमेंट करने के बाद दूसरी एडजस्टमेंट में चले जाएंगे, बाद में हो सकता है आप भूल जाएं कि आपने दूसरा इफेक्ट किया है या नहीं किया, तो इसलिए अच्छा है कि साथ ही आप दूसरा इफेक्ट कर दें। फर्नीचर है, फर्नीचर की अमाउंट देखें कितनी है? 4,000। 4000 है। और इस पे आपने क्या करना है? डेप्रिसिएशन लेनी है। याद है कितने परसेंट है? 10% है। आपने लेस करनी है 5%।
Sir, 5%. Depreciation on furniture is 5%. अच्छा चले Yes, sir. कैलकुलेट करें 5% क्या आता है 200. तो यहाँ से हम 200 लेस कर देंगे ठीक है 4000 का 5% आपने लेना है तो 3800 फाइनल आंसर आ जाएगा आउटर कॉलम में तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं आउटर कॉलम में फर्नीचर की डेप्रिसिएशन 3800 और ये जो 200 की डेप्रिसिएशन है मैं साथ ही जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी वैल्यू भी पुट कर देता हूँ लिखता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ठीक है देखें बेटा कितनी अमाउंट आई थी 200 की तो 200 मैंने यहाँ पुट कर दिया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ठीक है फिर डेप्रिसिएशन एक और चीज पर भी है किस पर है प्रीमिसेस पर है ना बिजनेस प्रीमिसेस हाँ जी इस पर 10% है तो हम बैलेंस शीट में जाते हैं एसेट साइड पर हम यहाँ पे लिखते हैं बिजनेस प्रीमिसेस ठीक है बिजनेस प्रीमिसेस का मतलब वो एरिया जो बिजनेस के पास है लेकिन फिलहाल हम उसे यूज नहीं कर रहे ठीक है तो इसकी अमाउंट है 48,000 अब इस पे आपने लेस करनी है डेप्रिसिएशन इस पे 10% है तो इसकी 10% एक जीरो कम कर दें 4800 आ जाएगा ठीक है मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जब 10% अमाउंट हो तो एक जीरो कम कर दिया करें ठीक है तो ऑलरेडी 10% चार्ज हो जाएगी तो अब देखें क्या आंसर आता है 48,000 में से जब आप निकालेंगे 4800 तो 43,200 आंसर आएगा ठीक है साथ साथ कैलकुलेट कर लिया करें मैं जुबानी कर रहा होता हूँ तो देख लिया करें कहीं मैं गलत ना लिख दूँ 43,200 आ गया तो अब आप इसके डेप्रिसिएशन ऑन बिजनेस प्रीमिसेस जो आपने चार्ज किया है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिजनेस प्रीमिसेस एक जीरो हमने कम की थी 48,000 था तो 4800 उसकी डेप्रिसिएशन आ गई देखें कुछ रह तो नहीं गया कैपिटल आपको दिया हुआ था बैलेंस शीट में आप कैपिटल लिखेंगे क्रेडिटर्स लिखेंगे ठीक है प्रीमिसेस के बाद क्रेडिटर्स हैं तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स की अमाउंट लिखेंगे 500 क्लोजिंग क्रेडिटर्स और कैपिटल आपको दिया हुआ है आप लोग देखें 1 अक्टूबर 2016 ओपनिंग कैपिटल 103,000 1,03,000 का ठीक है इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं थी तो हम ये ड्राइंग्स खत्म कर देते हैं ठीक है अगर ड्राइंग्स होती तो हम ड्राइंग्स लिख देते नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे बात खत्म और अब रह क्या गया एक दफा क्वेश्चन सारा देख लेते हैं हमने रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी लिख दिया कैश सेल्स भी लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए कैश इन हैंड भी लिख दिया ठीक है ओपनिंग कैपिटल लिख दिया बाकी ओपनिंग डाटा हमने यूज किया डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट बनाए जिससे अकाउंट्स नहीं मैंने स्टेटमेंट बनाई है जिससे हमने क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स फाइंड की फिर हमने तमाम क्लोजिंग बैलेंस शीट के आइटम्स भी लिख दिए डिप्रिसिएशन भी दोनों चीजों पे कर दी और प्रोविजन भी हमने ले ली क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा अब आपने क्या करना है सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है फिर नेट प्रॉफिट निकालना है और नेट प्रॉफिट को आपने बैलेंस शीट में पुट करना है तो पहले हम ये अपने ग्रॉस प्रॉफिट की वर्किंग कर लेते हैं ठीक है ये आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट है पहले ट्रेडिंग अकाउंट को हम टोटल करते हैं सेल्स क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं ठीक है नॉर्मली यही होता है कि क्रेडिट साइड जो होती है नॉर्मली वही ज्यादा होती है आपका प्रॉफिट आ रहा होता है लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस वाली साइड ज्यादा हो और आपको लॉस भी बेयर करना पड़े फिलहाल तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा है 1,50,000 प्लस 32,660 तो ये आ जाएगा 1,82,660 ठीक है और 1,82,660 की अमाउंट आप दोनों तरफ पुट करेंगे और इसमें से आप ये दोनों अमाउंट्स माइनस कर देंगे 28,500 एंड 38,500 ठीक है परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक माइनस करें और देखें ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट निकालें 11,5600
11,5600 1,15,660 ठीक हो गया। 1,15,600 600। नहीं है बेटा, 660 है। जी जी सर सॉरी। हाँ ये देखो ना आप, 660 क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आ रहा है ना, तो वो जी अमाउंट सर जी सर। 660 बन रही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अब आप ब्रॉट डाउन करेंगे बेटा, आपकी बात का आंसर यहाँ से अब फिर आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉट डाउन होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, तो जब तक आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते। अब देखिए कोई आपके पास इनडायरेक्ट इनकम नहीं है, तो यही आपका टोटल बन जाएगा, ठीक है। 1,15,660 आप दोनों तरफ पुट कर देंगे, और इसमें से अब ये तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप माइनस करेंगे। माइनस करके जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। तो बेटा माइनस करें सारी चीजें, ठीक है। जल्दी से माइनस करें, जल्दी ना करें, आराम से माइनस करें बेशक, ठीक है। अभी है आपकी क्लास में टाइम, 6-7 मिनट रहते हैं, तो आराम से इसको आप बैलेंस कर लें, नेट प्रॉफिट निकालें, क्या आंसर आ रहे हैं, कैलकुलेट करें, कोशिश करें तमाम बच्चे खुद कैलकुलेट किया करें। सर 54,000 -60,250। अगेन बोले बेटा। 54,360। 54,360 आंसर आपको दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट का बुक में, देखें ठीक आया है हमारा आंसर 54,360 आपने बताया है। देखें सॉरी नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, तो देखें नेट प्रॉफिट का आंसर ठीक है। जी सर। अच्छा अब इस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में पुट करते हैं, ये आपके सामने बैलेंस शीट आ गई, और बैलेंस शीट में हम इसको ऐड कर देंगे कैपिटल में, ठीक है। हमारे पास बस दो ही चीजें हैं, ड्राइंग्स वगैरह नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, इसमें बाकी कुछ भी नहीं है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। जब आप कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1,57,360, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट को इक्वल करना है, ठीक है, और एसेट साइड का टोटल करें, लायबिलिटी साइड का टोटल करें, आपकी बैलेंस शीट इक्वल होनी चाहिए। जी बेटा बैलेंस शीट आपके सामने है, दोनों साइड का टोटल करें, देखें एसेट साइड का क्या आ रहा है, लायबिलिटी साइड का क्या आ रहा है। लायबिलिटी साइड का मैं कर लेता हूँ 1,57,360 प्लस 18,500, तो ये आएगा 1,75,860। 1,75,860 आ रहा है लाइबिलिटी साइड का टोटल। एसेट साइड की तमाम अमाउंट्स को आप ऐड करें और देखें क्या आ रहा है आंसर। बैलेंस शीट इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, बैलेंस शीट आपकी इक्वल आनी चाहिए। ये जो अमाउंट लाइबिलिटी साइड पर आई है सेम अमाउंट आपकी एसेट साइड पे आनी चाहिए। सर यही आंसर आ रहा है, इक्वल है। सेम आ रहा है, यस सर इक्वल आ रहे हैं। चलिए जी बेटा सर। ये फिर आपका आज ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। पीछे 4 क्वेश्चन रह गए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं खुद करवाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन आप सबकी असाइनमेंट है कि आप सब ने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा ना, आप नहीं सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन आपकी कुछ जगहों में मिस्टेक होगी तो आप लोग सीखेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम जब आप लोग खुद वर्किंग करते हैं तो आप लोग ज्यादा सीखते हैं। अच्छा मैं देख रहा हूँ आज कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है, कुछ न्यू स्टूडेंट्स आए हैं हमारी क्लास में, तो बेटा आप लोगों की आज फर्स्ट क्लास है, जैसे अहमद खालिद आज इनकी फर्स्ट क्लास है,
तो बेटा आपने घबराना नहीं है, ठीक है। हमारा नो डाउट ये चैप्टर खत्म होने वाला है, और चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन तमाम लेक्चर, आज का लेक्चर छोड़ के यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। MCCS एजुकेशनल नेटवर्क हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब भी करें, और वहाँ से आप 1 बाय 1 लेक्चर डेली बेस पे आप सुनना शुरू करें, ठीक है बेटा। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लासेस दी हैं उन्होंने, वो भी जब जाके 1 बाय 1 तमाम लेक्चर्स डाउनलोड करके सुनेंगे, तो एक तो आपके पास रिकॉर्ड भी सेफ रहेगा लेक्चर्स का, ठीक है, आपको काम भी आएगा। प्लस ये है कि जो चीज़ें आपको शायद समझ ना आई हो वो आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने खुद मेहनत करनी है, और साथ साथ आपने यूट्यूब के लेक्चर भी सुनने हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा नंबर सबके पास है, ठीक है। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप वर्किंग करें, जहाँ पे मिस्टेक हो आप पिक्चर बनाएं, पिक्चर बना के मुझे सेंड करें कि सर ये वर्किंग नहीं समझ आ रही। तो आपको पता है मेरी रूटीन ज़्यादा बिजी होती है, लेकिन मैं जब भी फ्री होऊंगा, जिस टाइम फ्री होगा, मैं आपकी वर्किंग चेक करूंगा और वॉइस मैसेज के थ्रू आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग सीखें। जितना आप सीख सकते हैं ये सबसे बेस्ट मौका है। आप लोग फिलहाल घर में बैठे हुए हैं, कहीं फिजिकली आप जा नहीं रहे, ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि चीज़ें सीखनी है। हमारी नेक्स्ट 2-3 क्लासेस के बाद इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग सोच रहे हैं कि आपका एग्जाम कंडक्ट करें। तो एग्जाम से पहले जितनी भी क्लासेस होंगी, 4-5 क्लासेस तो होंगी आई थिंक, तो उनमें मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा और आपको डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट और MCQs इस तरह की वर्किंग करवाऊंगा, ठीक है। तो ताकि आपके जो MCQs बेस्ड एग्जाम होने हैं, पेपर में भी 20 मार्क्स के MCQs होते हैं और 30 मार्क्स की डेफिनेशन होती हैं, तो साथ साथ ये चीज़ें भी हम फाइनल करेंगे, ठीक है। बेटा आज के लेक्चर में कुछ पूछना है, कोई चीज़ समझ नहीं आई आपको तो आप पूछ सकते हैं, और अगर सब कुछ समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास का भी सर आपका टाइम हो रहा है। जी जी बताएं बेटा। वो क्या नाम, ये कैसे पता चलता है कि कोई चीज डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? बेटा मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट ईयर में डिटेल में आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया है, ठीक है। सर मैंने नहीं आपने, पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा था, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिटेल है, और आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में जो पेज नंबर है जहाँ पे ये सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। और ग्रुप में ही, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया है, तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन, टोटली इनके कंसेप्ट मैं आपको ग्रुप में वॉइस मैसेज के थ्रू सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो आप सुन लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट क्लास से पहले हम डिटेल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे एक क्लास रख लेंगे, और डिटेल में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि अगर किसी ने फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक नहीं किया हुआ तो उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लियर हो जाए। बल्कि अगर ना हुआ तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ एक्सपेंस नहीं होते, इनकम्स भी होती हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं चलें आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू सेंड भी कर दूंगा, अगर आप लोग क्लियर हो गए तो ठीक है, नहीं क्लियर हुए तो फिर मैं आपको लेक्चर इस पर डिटेल में आपको बता दूंगा। आप लोगों ने असाइनमेंट भी की होगी, तो जो क्यूरीज होंगी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की वो भी डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है बेटा। चले मैं साइन ऑफ करने लगा हूँ, ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। सर फिर सर